अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हो सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर का टॉपिक करेंगे, बुनियादी फोर्सेस। उर्दू मीडियम वालों के लिए फंडामेंटल फोर्सेस के हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स में बुनियादी जो सबसे बेसिक फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, कहते हैं कारखाने कुदरत में चार बुनियादी फोर्सेस हैं। कहते हैं हमारी पूरी कायनात में कुदरत में जो फोर्सेस हैं, बुनियादी फोर्सेस हैं, फंडामेंटल बेसिक हैं, वो चार हैं। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है, कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये चार फोर्सेस हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी कायनात जो है वो काम करेगी। अब इन चार फोर्सेस को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में भी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि ज़मीन हर जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। या फिर दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस होता है उनके दरमियान फोर्स होती है, उनके मैस की वजह से उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो इसी को दोबारा से देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। कहते हैं ये तमाम बुनियादी फोर्सों में से सबसे कमज़ोर फोर्स है। कि जो चार फोर्सेस हैं सबसे कमज़ोर कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ये एक लंबे फासले तक अमल करने वाली फोर्स है, लेकिन ये बहुत दूर तक अमल करती है, इसका फासला बहुत लंबा होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस होता है उनके दरमियान ये फोर्स पाई जाती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है, और ज़मीन और सूरज के दरमियान तो बहुत ज़्यादा फासला होता है, लेकिन उस फासले के बावजूद भी ज़मीन और सूरज के दरमियान जो है ग्रेविटेशन फोर्स होती है। इसके अलावा ज़मीन जो है बहुत दूर दूर से कोई भी चीज़ आपकी जितनी मर्जी हाइट से, जितनी मर्जी बुलंदी से नीचे फेंको, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है। तो हम कहते हैं ये एक लंबे फासले तक अमल करने वाली फोर्स है। एक लिहाज से ये लामहदूद फासले तक अमल करते हैं। कहते हैं कि इतने लंबे फासले तक अमल करती है कि हम कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से भी लामहदूद, जिसकी मतलब कोई हद नहीं है, और इतने लंबे फासले तक भी ये अमल करती है। लेकिन ये फोर्स फासला बढ़ने से कमज़ोर होती जाती है। कहते हैं जितना हम दो चीज़ों के जिनका मैस है, जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनका फासला एक दूसरे से बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी? कमज़ोर होती जाएगी। आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने दो फोर्सेस पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक। अब यहाँ पे क्या किया है, उन दोनों फोर्सेस को जमा कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को। उसको कंबाइन करने की वजह से उसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, और उन चार्जेस के दरमियान जिन जो रेस्ट पे होते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स ही मैग्नेट्स के दरमियान। यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया। वो यहाँ पे कहते हैं ये वो फोर्स है जो उन ज़रात पर अमल करती है जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मैंने आपसे ये बात की, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जी उनके दरमियान पाई जाती है जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। इस जुमरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेज आती हैं। मैंने आपसे यही कहा कि जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना, नॉन कंटैक्ट फोर्सेज में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कहते हैं ये दोनों का सम है, दोनों इसी में आती हैं। ये लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्स है। कहते हैं ये दूर से अमल करती है, मतलब डिस्टेंस दो चार्जेस का दरमियान फासला ज़्यादा भी होगा तो ये अमल करेगी। जिस इलाके में फोर्सेस अमल करती हैं इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स कहा जाता है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी फील्ड की। फॉर एग्जाम्पल ये कोई चार्ज है, इसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसके अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखूंगी तो ये फोर्स लगाएगा। अगर इस चार्ज को मैं इस जगह से बाहर रख देती हूँ तो वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा ये वाला चार्ज। हम कहते हैं ये जो स्पेसिफिक जगह होती है, स्पेसिफिक स्पेस होती है जिसके अंदर कोई भी चार्ज किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, उसको फील्ड कहते हैं। तो कहते हैं हमारे पास ये फोर्सेस जो है ना अमल करती हैं स्पेसिफिक जगह पे, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहा जाता है इस जगह को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स से ताकतवर होती है। कहते हैं ये जो फोर्स होती है ग्रेविटेशन सबसे कमज़ोर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी इन दो फोर्सेस से, ग्रेविटेशनल से और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स से ताकतवर होती है। इन दोनों की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन इसकी निस्बत कमज़ोर ही होती है। ठीक है, तमाम कीमियाई तामुलात इसी वजह से होते हैं। कहते हैं हमारे पास जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना,
नई चीज़ें आप बना रहे होते हो केमिकल रिएक्शंस वगैरह करवा के, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं बच्चे। केमिकल रिएक्शंस हमेशा चार्जेस की वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, और ये बेसिकली चार्जेस को ही डील कर रहे होते हैं, चार्जेस को ही पढ़ रहे होते हैं इस फोर्स में। तो इसलिए हम कहते हैं सारे के सारे केमिकल रिएक्शन भी इसी वजह से होते हैं। ये एटम को मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स में जकड़े रखती है। हमें पता है एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाए, अरेंज हो जाए, तो वो क्रिस्टल्स होते हैं। कहते हैं इन्हीं फोर्सेस की वजह से जो एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दो सतहों के दरमियान निस्बती हरकत से रगड़ या फ्रिक्शन का पैदा होना भी इसी वजह से है। कहते हैं दो चीज़ों को जब आपस में आप रगड़ते हो ना, तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। बेसिकली वो फ्रिक्शन भी किस वजह से हो रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती है। क्योंकि आप जब दो चीज़ों को, दो सतहों को आपस में रगड़ते हो एक दूसरे के ऊपर, तो उनके ऊपर चार्ज आता है, उस चार्ज की वजह से वहाँ पे बेसिकली फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ताकतवर जो मजबूत होगी। तो ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स के हमारे पास ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। अच्छा, हमारे पास स्ट्रक्चर पता है क्या होता है एटम का, के दरमियान में ये वाला जो होता है, ये वाला रीजन, ये न्यूक्लियस होता है। इसके इर्द गिर्द ना ये वाले जो होते हैं, ये सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, वो कौन सी होती हैं, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, कहते हैं ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत छोटे फासले से अमल करने वाली फोर्स है। बच्चे इसका साइज होता है ना न्यूक्लियस का, बहुत छोटा होता है। अब इसका साइज इतना छोटा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर ही पाए जाते हैं, उनके दरमियान जो फोर्सेज होंगी वो बहुत ज़्यादा फासले पे तो नहीं ना होंगी, वो तो थोड़ी सी जगह के अंदर अंदर ही होगी। तो इसलिए हम कहते हैं ये छोटे फासले से अमल करने वाली फोर्स है। जो न्यूक्लियस के अंदर बुनियादी ज़रात के मुबैन असर करने वाली फोर्स है। कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो ज़रात होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, उनके दरमियान ये फोर्सेस पाई जाती हैं। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस न्यूक्लियर फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है। ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के दरमियान भी पाई जाएंगी, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के दरमियान भी होंगी, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के दरमियान भी होंगी। तो कोई भी पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, सबके दरमियान ये फोर्सेस पाई जाती है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान भी होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी पाई जाती हैं, एक जैसा अमल करती हैं सबके दरमियान। ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स का खाने कुदरत में सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स है। कहते हैं हमारी सारी कायनात में, सारी जितनी भी हमारी कुदरत है, जितने भी हमारे हो या प्रोसेस वगैरह, सब में जो ताकतवर अभी तक सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स है वो कौन सी है, यही न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है, ये सबसे अभी तक ताकतवर है। यही ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर इकट्ठा रखने की जिम्मेदार होती है। कहते हैं इसी फोर्स की वजह से ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये सारे के सारे इतनी सी जगह में इकट्ठे हो पाए जाते हैं। अगरचे मुस्बत चार्ज रखने की वजह से प्रोटॉन्स एक दूसरे को परे धकेलते हैं। कहते हैं प्रोटॉन्स का, हमें पता है प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मैंने ये बात की है कि ये जो फोर्स होती है प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के दरमियान भी होती है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के दरमियान भी होती है। अब अगर देखें बच्चे, तो हमारे पास हमने ये बात पढ़ी हुई है कि सिमिलर चार्जेस के ऊपर एक दूसरे को वो धकेल रहे होता है, रिपल्सिव फोर्स होती है, दफा की फोर्स होती है। कहते हैं लेकिन इनके दरमियान दफा की फोर्स तो होती है, उसकी वजह से एक दूसरे को धकेलते हैं एक दूसरे से दूर, लेकिन इनके दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, कि उसको इनके चार्जेस की वजह से जो दफा की फोर्स होती है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये बात करें, अगरचे मुस्बत चार्जेस रखने वाले प्रोटॉन्स को एक दूसरे से परे धकेल देना चाहिए। कहते हैं दोनों के ऊपर सेम चार्ज है ना, तो इनको तो एक दूसरे से दूर दूर चले जाना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। दफा की फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी न्यूक्लियर फोर्स होती है, इसलिए इस न्यूक्लियर फोर्स उनको आपस में जोड़ के रखती है, ये इनको एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती। इस फोर्स का हल्का असर 10⁻⁴ मीटर तक फासला है। कहते हैं ये कितनी रेंज है इसकी, कितने डिस्टेंस तक ये अमल कर सकती है फोर्स, 10⁻⁴। आप देखें 14 दफ़ा 0 है पहले, 1 से पहले, इतनी छोटी उसकी रेंज है, मतलब इतने कम फासले के ऊपर वो असर करती है।
जैसे ही फासला इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, बेअसर हो जाएगी, इसका कोई फर्क असर नहीं पड़ेगा। तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम होती है। आगे आती है कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स। ये भी न्यूक्लियस के दरमियान ही पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है, लेकिन ये क्या होती है, कमज़ोर होती है। अब ये इसी को देखते हैं, कहते हैं ये वो फोर्स है जो किसी न्यूक्लियस के टूटने के अमल की जिम्मेदार होती है। कहते हैं ये न्यूक्लियस है जिसमें ये मेरे पास प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स को या प्लस चार्ज के साथ शो किया हुआ है, बाकी ये रेड वाले सारे न्यूट्रॉन्स हैं। कहते हैं अगर ये न्यूक्लियस टूटता है तो हमारे पास क्या होगी, वहां पे कौन सी फोर्स पैदा होती है, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स होती है। कहते हैं मिसाल के तौर पर तो इस फोर्स की वसातत से किसी न्यूट्रॉन में से बीटा पार्टिकल खारिज होता है, इस अमल को बीटा डिके कहते हैं। कहते हैं सपोज करें कि आपके पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जब टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, एक उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। न्यूक्लियस में से बच्चे इलेक्ट्रॉन निकले ना, उसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। होता इलेक्ट्रॉन ही है, चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव ही होता है, लेकिन न्यूक्लियस से निकले तो उसको क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल। ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस से निकलता है इसलिए उसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। जो न्यूट्रॉन जब टूटता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब न्यूक्लियस टूटता है, फॉर एग्जांपल किसी न्यूट्रॉन में से क्या निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है, इस अमल को क्या कहते हैं, बीटा डिके। ये याद रखिएगा कि जब भी प्रोटॉन में से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उसको क्या कहते हैं, बीटा डिके बोलते हैं। प्रोटॉन कब निकलता है हमारे पास, बीटा डिके कब निकलता है, वो निकलता है कि जब भी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो बीटा डिके याद रखिएगा कि हमारे पास क्या होता है कि जब किसी न्यूट्रॉन में से बीटा पार्टिकल निकले, इसमें एक न्यूट्रॉन बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को खारिज करके प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कब तब्दील होता है, जब न्यूट्रॉन टूटता है, वहां से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल निकलता है और एक हमारे पास प्रोटॉन, और इसके साथ एक ऐसा पार्टिकल भी निकलता है जिसको हम लोग न्यूट्रिनो बोलते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। तो कहते हैं जब भी हमारे पास से एक न्यूट्रॉन में से बीटा पार्टिकल निकलता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। इस अमल के दौरान एक बीटा पार्टिकल और एक बगैर चार्ज वाला पार्टिकल न्यूट्रिनो भी बाहर निकलते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कमजोर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एटमों की ताबकारी वकूअ पजीर होती है। कहते हैं कमजोर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकल रही होती हैं, मतलब ये न्यूट्रिनो वगैरह निकल रही होती है। तापकारी का मतलब होता है शुआएं निकलना, रेडिएशंस का निकलना। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस टूट रहा है, न्यूट्रॉन जो है वो टूट के हमें इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल प्रोटॉन दे रहा है, तभी तो हमारे पास ये तापकारी हो रही है ना, साथ में ये वाले पार्टिकल्स निकल रहे हैं। कि किस वजह से हो रहा होता है, ये कमजोर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हो रहा होता है। बहरहाल कमजोर न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत ज्यादा ताकतवर होती है। सबसे कमजोर कौन सी है, ग्रेविटेशनल, फिर कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर सबसे मजबूत कौन सी है, ताकतवर, न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम ताकतवर है, ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कहते हैं इसकी भी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी रेंज तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी बहुत कम है। कितनी है, 10⁻⁻17। उसकी कितनी थी, 10⁻⁻14। तो ये उससे भी कम रेंज वाली होती है। ठीक है, तो इसमें ये सिर्फ याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन जब भी टूटता है या हमारे पास प्रोटॉन का जब टूटता है तो क्या निकलता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक प्रोटॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से निकले तो उसको हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं, तो उसको बीटा डिके भी बोला जाता है। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड आज सच हमारे पास बच्चे एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अलहदा से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास बुनियादी फोर्सेस कौन सी हैं जो कुदरत में पाई जाती हैं, तो उसका आपको नाम पता होनी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि आप जो है चार बुनियादी फोर्सेस के ऊपर नोट लिखें, तो इसमें आपको ये सारा करना पड़ेगा। एमसीक्यूज भी बन सकता है कि बीटा डिके क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। बीटा डिके क्या है कि जब भी न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, न्यूक्लियस में से निकलता है बीटा पार्टिकल, तो उसको बीटा डिके बोलते हैं। एमसीक्यूज ये पूछा जा सकता है रेंज कितनी होती है कमजोर न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है।
ठीक है, तो स्टिल कुछ पूछना होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।